होम मिनिस्ट्री की सितंबर 2021 में हुई एक मीटिंग में डिस्कस किए गए डेटा के अनुसार माओइस्ट का जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस जो 2010 में 10 स्टेट्स के 96 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ था, वो आज घटकर केवल 41 डिस्ट्रिक्ट्स तक ही सीमित रह गया है। नक्सल वायलेंस के वीकनिंग फुटप्रिंट और ग्राउंड पर सिक्योरिटी सिचुएशन में हुए इंप्रूवमेंट के चलते सेंटर ने 90 में से 20 डिस्ट्रिक्ट्स और 11 में से 1 नक्सल अफेक्टेड स्टेट को SRE के तहत दी जाने वाली सेंट्रल फंडिंग से हटा दिया है। SRE यानी कि सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर। इस स्कीम के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट नक्सल हिट स्टेट्स में स्टेट्स द्वारा किए गए एक्सपेंडिचर को रीइंबर्स करती थी, जिसमें नक्सल्स द्वारा मारे गए सिविलियंस और सिक्योरिटी पर्सनल की एक्स ग्रेटिया पेमेंट के साथ साथ सेंट्रल पार्लियामेंट्री और पुलिस फोर्सेस के मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस भी शामिल हैं। मिनिस्ट्री ने आगे बताया कि कैसे पिछले एक दशक में LWE यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जुड़े हुए इंसिडेंट्स में काफी तेजी से डिक्लाइन देखने को मिला है। 2009 में जहां लगभग 2258 इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए, वहीं उसके बाद से लेकर अगस्त 2021 तक केवल 349 इंसिडेंट्स ही सामने आए। इसी पीरियड के दौरान डेथ्स की संख्या 908 से घटकर 110 तक गिर गई। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे न्यू पोटेंशियल एरियाज को भी आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर इस प्रॉब्लम के इमरजेंस की संभावना बढ़ रही है। CPI के इसी एक्सपेंशन प्लान को रोकने के लिए 8 डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न की लिस्ट में डाल दिया गया है। इसी मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह ने बताया कि कैसे ये डिससेटिस्फैक्शन उन एरियाज में लैक ऑफ डेवलपमेंट की वजह से जन्मा है, जो इंडिपेंडेंस के बाद 60 इयर्स तक भी वहां नहीं पहुंच सका। तो आज इस एक्सट्रीमिज्म से डील करने के लिए उन रीजन्स का फास्ट पेस डेवलपमेंट इंश्योर करना बहुत जरूरी है, और ये रिवाइज कैटेगराइजेशन करंट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सिनेरियो का एक ज्यादा रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है। दोस्तों, ये तो बात हुई हाल ही में हुई मीटिंग के की आउटकम्स की, लेकिन इस सब की शुरुआत आखिर हुई कहां से, और वो कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें ये LWE फैला और इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक सीरियस थ्रेट बना। सेंटर और स्टेट का क्या रिस्पॉन्स रहा और उसके क्या आउटकम्स रहे, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। नक्सलाइट्स एक फार लेफ्ट रेडिकल कम्युनिस्ट का ग्रुप है जो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक फ्यूडल सिस्टम में चले आ रहे लैंडलॉर्ड्स के एक्सप्लॉयटेशन से लड़ने के लिए माओ के पॉलिटिकल सेंटिमेंट और आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। इसलिए ये नक्सलाइट्स इंडियन कम्युनिस्ट ट्रेडिशन से दूर हो जाते हैं। नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी एक ऐसे एक्सट्रीमिस्ट बिलीफ पर बेस्ड है जो मानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट एक सेमी कॉलोनियल, फ्यूडलिस्टिक और इंपीरियल एंटिटी है जिसको ओवरथ्रो करना जरूरी है, और वो बिग लैंडलॉर्ड्स और पेटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट एक आर्म्ड स्ट्रगल लॉन्च करके स्टेट पावर को सीज करना चाहते हैं। दोस्तों, इंडिया का नक्सलाइट मूवमेंट दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट लीथल होम ग्रोन इंसर्जेंसीज में से एक है। इसकी शुरुआत लेट 1950s में इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबरी में इंडिपेंडेंस मूवमेंट के रूप में हुई। वहीं से इसका नाम नक्सलाइट मूवमेंट पड़ा। 1967 में फ्यूडल लॉर्ड्स के अगेंस्ट इसने एक कम्युनिस्ट पेजेंट रिवॉल्ट का रूप ले लिया, और इसी मूवमेंट ने इंडिया में नक्सल इंसर्जेंसी के बीच को बो दिया। नक्सलबरी से शुरू हुई ये कहानी आज बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे स्टेट्स में फैल चुकी है। LWE से अफेक्टेड इसी रीजन को रेड कॉरिडोर भी कहा जाता है। इंडिया में नक्सलाइट मूवमेंट 3 ब्रॉड फेजेस में इमर्ज हुआ। फर्स्ट फेज लेट 1960s से लेकर 1973 तक चला। दूसरा फेज लेट 1970s से लेकर 1994 तक चला। थर्ड फेज 2004 से लेकर 2015 तक चला। माओ की रिवॉल्यूशनरी टैक्टिक्स और चाइना के कल्चरल रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर नक्सलाइट मूवमेंट अपने फर्स्ट फेज में वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित रहा। इस दौरान ये पीजेंट्स फोर्स का यूज करके लैंड सीज करते थे और फिर खुद को पुलिस और लैंडलॉर्ड से बचाने के लिए आर्म्स का सहारा लेते थे। लेकिन इन रूरल एक्टिविटीज ने इंडिया के फार ईस्ट के कुछ पूरस्ट प्रोविंसेस में बढ़ते बढ़ते एथनिक, कास्ट और क्लास बेस्ड पॉलिटिकल वायलेंस का रूप ले लिया। 1969 तक आते आते उनके कैरिज्मेटिक लीडर चारू मजुमदार की लीडरशिप के अंडर नक्सलाइट्स CPI मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी कि CPI-ML की अम्ब्रेला के अंडर ऑर्गेनाइज हुए। CPI-ML पॉलिटिकल पावर सीज करने के लिए गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक्स यूज करने लगे। कोलकाता पुलिस ने नक्सलाइट लीडर चारू मजुमदार को जुलाई 1972 में अरेस्ट किया, जिसके कुछ ही हफ्तों बाद पुलिस कस्टडी में मजुमदार की डेथ हो गई। उसके बाद कोलकाता में बढ़ती पुलिस और स्टेट पार्लियामेंट्री की प्रेजेंस के चलते
एक के बाद एक सभी नक्सलाइट लीडर्स पकड़े जाने लगे। 1973 तक नक्सलाइट्स के सभी पावर सेंटर्स को एलिमिनेट कर दिया गया। एक बार जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां अपना इन्वॉल्वमेंट शुरू किया तो उन्होंने इंसर्जेंसी के रूट कॉज यानी वहां की सोशियो इकोनॉमिक प्री कंडीशंस को एड्रेस करने के बजाय एक्सेसिव काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का यूज किया। इम्पैक्ट ये हुआ कि नक्सलिज्म को जन्म देने वाले रूट कॉजेस का समाधान नहीं हो पाया और नक्सल्स विलेजर्स को अपीस करने में सफल होते रहे। दूसरे फेज में ये नक्सलाइट मूवमेंट 40 से ज्यादा सेपरेट स्मॉल ग्रुप्स में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फिर से अपने ग्रुप्स को कंसोलिडेट करके रीमोबिलाइज करना शुरू किया। इस फेज में यह मूवमेंट आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना के साउथ ईस्टर्न स्टेट्स में फैला। सेकेंड वेव में नक्सलाइट इंसर्जेंट्स लैंडलॉर्ड्स को किडनैप करके उनको विलेजर्स के सामने अपोलोजाइज करने और फोर्स ब्राइब्स को लौटाने के लिए फोर्स करते थे। इस फेज में काउंटर इंसर्जेंसीज ऑपरेशंस और भी ज्यादा इंटेंसिव हो गए और वायलेंस बढ़ती गई। नक्सलाइट पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शंस कंटेस्ट करने से बैन कर दिया गया, लेकिन वायलेंस तब भी बढ़ती रही। इस फेज में ब्रूट फोर्स के साथ साथ स्टेट ने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को एक्सपैंड किया, जिसमें राइवल मास ऑर्गेनाइजेशंस और नए न्यू इन्फॉर्मेंट नेटवर्क्स को सेटअप करके रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स चलाए गए ताकि विलेजेस और यूथ नक्सल आइडियोलॉजी की तरफ आकर्षित ना हो और नक्सलिज्म को जड़ से खत्म किया जा सके। इस स्ट्रेटजी के चलते वायलेंट इंसिडेंट्स काफी कम हुए और लगभग 9000 नक्सलाइट्स ने सरेंडर किया। इसी के चलते कुछ मॉडरेट नक्सलाइट पॉलिटिकल पार्टीज पर लगाए गए बैन भी लिफ्ट कर दिए गए और सेकेंड फेज यहां खत्म हुआ। थर्ड और मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज 2004 में शुरू हुआ। इसमें 2005 से लेकर 2011 तक वायलेंस अपनी पीक पर रही और 2014 तक आते आते हालत कुछ शांत हुई। इस दौर में वायलेंस इसलिए बढ़ा क्योंकि मिड 1990s से लेकर अर्ली 2000 तक फ्रेगमेंटेड नक्सलाइट ग्रुप्स जैसे कि पीपल्स वॉर पार्टी यूनिटी एंड द माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ने एक यूनाइटेड फ्रंट द पीपल्स वॉर ग्रुप को एस्टैब्लिश किया। 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पीडब्ल्यूजी, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 40 दूसरे इंसर्जेंट्स ग्रुप के मर्जर ने पूरी बाजी इंसर्जेंट्स के फेवर में टर्न कर दी। पीडब्ल्यूजी ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में फिर से वायलेंस चालू किया, जिसमें बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना, सिविलियंस और सिक्योरिटी पर्सनल पर डायरेक्ट अटैक करना और बाकी कई लीथल मेजर्स शामिल थे। 2005 के सेकेंड हाफ तक नक्सलाइट्स अटैक की लिथैलिटी और कैपेसिटी बाकी डोमेस्टिक टेररिस्ट और इंसर्जेंट ग्रुप के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ गई। 2006 से 2007 में ये ट्रेंड और भी तेजी से बढ़ा और इस फेज में ये मूवमेंट इतना वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया में स्प्रेड हुआ कि उसने जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट जैसे रीजन्स में चल रही इंसर्जेंसीज को भी पीछे छोड़ दिया। अपने पीक के दौरान नक्सलाइट्स देश के लगभग 200 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स डोमिनेट कर रहे थे। इसी के चलते प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अप्रैल 2006 में माओइस्ट मूवमेंट को सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एवर फेस्ड बाय आवर कंट्री बताया। इस फेज में माओइस्ट मूवमेंट की इस अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का एक और बड़ा कारण था ग्रोथ ऑफ इट्स फाइनेंशियल बेस। लेट 2000 में उनका जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस तो बढ़ ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ उनके फाइनेंसेस अप्रोक्सीमेटली ₹1500 करोड़ तक पहुंच गए। 2010 तक आते आते नक्सलाइट्स इंडिया के 9 स्टेट्स में एक्टिव थे, जिसमें से 7 स्टेट्स वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में उनके स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड स्टैब्लिश थे और आज भी ये 9 स्टेट्स इन मिनैक को सफर कर रहे हैं। आज इन 9 स्टेट्स में से आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स हैं, जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल पार्शियली अफेक्टेड स्टेट्स हैं, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार हमेशा से ही पीडब्ल्यूजी और एमसीसी ऑपरेशंस का हॉटबेड रहे हैं। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कैसे नक्सल मूवमेंट का जन्म हुआ और कैसे वो धीरे धीरे देश के अलग अलग रीजन्स में एक्सपैंड होता गया। अब देखते हैं इसको हैंडल करने के लिए सेंटर का क्या अप्रोच रहा और उसके क्या आउटकम्स रहे। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, जिसके चलते काउंटर इंसर्जेंसी एफर्ट्स प्राइमरीली स्टेट लेवल लीडरशिप के हाथ में ही रहे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने इन एफर्ट्स को बैक चैनल के थ्रू सपोर्ट किया। सेंटर पर आई सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने माओइस्ट इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए स्टेट्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड किए। इसमें फाइनेंशियल, पैरामिलिट्री, इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जैसे रिसोर्सेज शामिल थे। जहां एक तरफ
2004 से 2014 तक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए गवर्नमेंट ने इंडिया के एंटी माओइस्ट रिस्पांस के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स स्टैब्लिश किए। वहीं करंट नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए गवर्नमेंट ने उनको एक्सेलरेटेड पेस पर अडॉप्ट किया। दोनों ही गवर्नमेंट्स ने पॉपुलेशन सेंट्रिक एंड एनिमी सेंट्रिक मेथड्स का मिक्सचर अडॉप्ट किया। यहां उनका ओवरऑल एम था स्टेट इनिशिएटिव्स को कॉम्प्लीमेंट करना। लॉ एंड ऑर्डर अप्रोच सेंटर की काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजी का हमेशा से एक की पिलर रहा। इसका बेस्ट एग्जांपल देखने को मिला जब सेंटर ने मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की 532 कंपनीज को डिप्लॉय किया। 2006 में पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने माओइस्ट थ्रेट को टैकल करने के लिए एक सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट इशू किया। ये ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट की 14 पॉइंट पॉलिसी के रूप में सामने आया और इसी के बेस पर बढ़ते माओइस्ट वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए एक सीरीज ऑफ सिक्योरिटी सेंट्रिक मेजर्स अडॉप्ट किए गए, जिसमें सीपीआई पर लगाया गया बैन और यूएपीए एक्ट 2009 जैसे काउंटर टेररिज्म एक्ट्स भी शामिल थे। लेकिन मेजरली इसमें सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर कमांड और कंट्रोल सिस्टम इंप्रूव करने पर फोकस किया गया। सेंटर ने इन स्टेट्स में कई डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस मेजर्स भी इनिशिएट किए, जिससे अफेक्टेड पॉपुलेशन पर इंसर्जेंट्स का इन्फ्लुएंस ना बढ़ सके। इसका बेस्ट एग्जांपल तब देखने को मिला जब सेंटर ने डी बंदोपाध्याय, जो ऑपरेशन बारगा के आर्किटेक्ट थे, की चेयरमैनशिप में एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म की। इसका काम था अफेक्टेड रीजन के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को डिटेल में स्टडी करना और इन डेफिसिट्स को एड्रेस करने के लिए एप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर प्रोवाइड करना। इस एक्सपर्ट कमेटी ने सजेशंस और गवर्नमेंट के खुद के असेसमेंट के चलते इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज में एक अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ट्रांसफर किए गए। इसी का एग्जांपल था यूपीए गवर्नमेंट का फ्लैगशिप इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान यानी कि आईएपी, जिसका मेन फोकस एलडब्ल्यूई अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलपमेंट डेफिशिएंसीज को एड्रेस करने के लिए स्पेशल स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना था। आईपीए का फाइनेंशियल पैकेज ₹6000 करोड़ पर एनम से भी ज्यादा का था। एनडीए गवर्नमेंट ने आईपीए को डिसबैंड कर दिया और उसकी जगह अपना खुद का स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस यानी कि एससीए प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके अंडर 35 मोस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए गए। इसी के साथ एनडीए गवर्नमेंट ने 2017 में समाधान स्कीम को लॉन्च किया। इस स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स कुछ इस तरह थे: एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटजी, M for motivation and training, A for actionable intelligence, D for dashboard based key result areas and key performance indicators, H for harnessing technology, A for action plan for each theater, N for no access to financing। सेंट्रल द्वारा दिए गए इन सभी स्टेप्स में जो सबसे सिग्निफिकेंट मेजर्स थे वो थे लैंडमार्क लेजिस्लेशंस, जिन्होंने आदिवासीज के एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज और सेल्फ गवर्नेंस के राइट को रिकॉग्नाइज किया। इन्वायरमेंटलिस्ट और एनजीओस के स्टिफ रेजिस्टेंस के बाद भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट का 2006 में पास किया जाना नक्सल अफेक्टेड एरियाज में रह रही ट्राइबल पॉपुलेशंस के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए सेंटर के कमिटमेंट को दर्शाता है। दोस्तों, अगर आउटकम्स की बात करें तो ये बात तो साफ है कि सेंटर और माओइस्ट अफेक्टेड स्टेट्स के कोऑर्डिनेटेड और कंसल्टेड एफर्ट्स ने माओइस्ट स्पॉन्सर्ड वायलेंस को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है। इसके चलते ना सिर्फ उन्होंने इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस के कई इंपॉर्टेंट लीडर्स को एलिमिनेट किया, बल्कि 50 ईयर से भी ज्यादा समय से चले आ रहे वायलेंट मूवमेंट को आज मेजरली छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे स्टेट्स के कुछ हिली डिस्ट्रिक्ट्स तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। डेवलपमेंट और गवर्नेंस फ्रंट्स पर स्टेट की इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस के चलते आज नक्सल इंसर्जेंट्स उस लेवल पर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह उन्होंने अपनी पीक एरा में किया था। हालांकि हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आज भी कुछ रीजन्स में उनकी प्रेजेंस सिग्निफिकेंट अमाउंट में है, बट नाउ दे नो लॉन्गर पोज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द इंडियन स्टेट एज इट डिड इन लेट 2000। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।